ई रिक्शा चार्जर का ये सेकंड पार्ट वाला वीडियो है। फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि ई रिक्शा चार्जर कैसे वर्क करता है और इसके क्वालिटी को हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन से चार्जर का क्वालिटी क्या है। तो सेकंड पार्ट वाले वीडियो में आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताऊंगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक पावर सप्लाई सेक्शन है, कैसे हम चेक करेंगे कि ये ठीक है या ख़राब है। उसी तरह से ये सेकंड वाला सेक्शन है, इसका क्या यूज़ है हमारे चार्जर के अंदर, ये भी हम लोग इस पार्ट वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए एक और सेक्शन है जो थोड़ा सा आइसोलेटेड है, तो इस सेक्शन का क्या यूज़ है वो हम लोग थर्ड पार्ट वाले में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वाला आईसी पूरी तरह से कवर है। जैसे ही मुझे पता चल जाता है कि इसका वैल्यू क्या है तो मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे वर्क करता है। और थर्ड पार्ट वाले में ये भी पता चलेगा हम लोगों को कि ये मेन माइक्रो कंट्रोलर सेक्शन है और इसको कैसे चेक करना है कि ये ठीक है या ख़राब। लेकिन फिर भी मैं आपको सिंपल सा एक ट्रिक दे दूंगा कि आपको पता चल जाए कि ये ठीक है कि ख़राब है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है वो पावर सप्लाई सेक्शन को देख लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा। पावर सप्लाई सेक्शन को चेक करने के लिए सबसे पहले आप लोग देखिए कि यहाँ पे एक डायोड है जो कि हमारे आउटपुट के साथ में कनेक्ट है। तो सबसे पहले हमें इसको बाईपास करना होगा, यानी कि आउटपुट से पूरी तरह से आइसोलेट करना होगा। तो आप लोग डायोड का ये वाला पॉइंट जो है उसको छोड़ दीजिए और ये इस वाले पॉइंट को रिमूव कर दीजिए, या फिर आप लोग जो है एक एक्सटर्नल पावर सोर्स से कनेक्ट कीजिए। जैसा मेरा एक पावर सप्लाई है, मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट करने वाला हूँ पॉजिटिव पॉइंट, और नीचे से मैंने लिया है नेगेटिव पॉइंट जो कि पूरे पावर सप्लाई का नेगेटिव पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये नेगेटिव पॉइंट पे कनेक्ट किया गया है। और ग्राउंड वाला या नेगेटिव पॉइंट को कनेक्ट करने से फ़ायदा ये होता है कि मल्टीमीटर का एक प्रोब आप यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए और जो पॉजिटिव प्रोब है उससे आप लोग बहुत सारे वोल्टेज लेवल्स को चेक कर सकते हैं। एक्सटर्नल पावर के लिए हम लोग एक पावर सप्लाई का यूज़ कर रहे हैं और इसका आउटपुट वोल्टेज 27.6 है जो कि इसका मैक्सिमम है। तो आपका जो भी मैक्सिमम वोल्टेज है 52 वोल्ट है, आप सेट कर लीजिए, लेकिन मिनिमम वोल्टेज 20 से अबव होना चाहिए। पावर सप्लाई के माइनस वाले पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया है और जो प्लस वाला पॉइंट है उसको अभी हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पावर कंट्रोलर सेक्शन है, यानी कि ये वाला सेक्शन है, वो पूरी तरह से सही है, क्योंकि यहाँ पे हमारा वोल्टेज आ गया है और माइक्रो कंट्रोलर सेक्शन ऑन हो चुका है। इससे ये भी पता चलता है कि हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर सेक्शन है वो पूरी तरह से ठीक है, इसके अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि सारे एलईडी बल्ब्स जो हैं, जो भी एलईडी बल्ब्स हैं वो ब्लिंक हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा ये वाला सेक्शन बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अभी हम लोग इस वाले सेक्शन के ऊपर जाने वाले हैं कि ये क्या है, इसका क्या यूज़ है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर इस वाले सेक्शन को हम लोग ध्यान से देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 2 वायर कनेक्ट है, जिसमें एक वायर को रिमूव कर दिया गया है और उसकी जगह पे एक छोटा सा वायर लगा दिया गया है। ऐसा क्यों है मैं आपको आगे बताऊँगा। तो देखिए कि ये दोनों वायर कहाँ जाता है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये मेन स्विच के अंदर कनेक्ट है जो कि 220 वोल्ट एसी में चला जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो एक ब्रिज रेक्टिफायर कनेक्ट किया गया है, तो ये अलग से हमने ये वाला 220 वोल्ट एसी जो है वो इस चार्जर के अंदर क्यों दिया। तो आप लोग समझ लीजिए कि हमारा जो चार्जर है वो ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज से प्रोटेक्शन देता है, यानी 150 के नीचे चला जाए या 270 के ऊपर चला जाए तो हमारा चार्जर का आउटपुट ऑफ हो जाएगा। क्योंकि अगर आउटपुट ऑफ नहीं होगा तो हमारा जो मॉसफेट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस के साथ में गुजरेगा और वो मॉसफेट जल जाएगा, यानी मॉसफेट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस आना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे मॉसफेट ख़राब होने का चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके वजह से ये प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो आउटपुट में भी दिया जा सकता था, इनपुट में क्यों है। तो आप समझ लीजिए कि आइसोलेशन भी एक पॉइंट है, यानी कि अगर हम लोग जो है मेंस को आउटपुट के साथ में आइसोलेट नहीं करेंगे तो ये जो चार्जर है इसके आउटपुट में हमें बिजली के झटके लग सकते हैं। इसी वजह से जो ये सेक्शन है वो आउटपुट सेक्शन से पूरी तरह से आइसोलेट किया गया है। अगर हम लोग इसके नीचे देखें तो हमें एक ऑप एम्प आईसी दिखता है और ये ऑप एम्प आईसी जो है आउटपुट में हम लोग नहीं दे सकते हैं, यानी कि अगर आउटपुट में हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो मेंस है वो आइसोलेट नहीं हो पाएगा और आउटपुट में हमें बिजली के झटके लगने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर इस सेक्शन को हम लोग ध्यान से देखें तो 220 वोल्ट एसी सबसे पहले डीसी में कन्वर्ट होता है ब्रिज रेक्टिफायर के हेल्प से। ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए टोटल 4 डायोड का यूज़ किया गया है। करंट को लिमिट करने के लिए पावर रेसिस्टर का यूज़ किया गया है और वोल्टेज को स्मूथ करने के लिए कैपेसिटर का यूज़ किया गया है, यानी ऑप एम्प के लिए पावर रेडी हो गया है।
अभी हमें ऑप एम्प को एक रेफरेंस वोल्टेज देना होगा। रेफरेंस वोल्टेज के लिए हम लोग एक आईसी का यूज़ कर रहे हैं जो कि एक प्रिसीजन रेफरेंस शंट रेगुलेटर है। इसको हम लोग प्रिसीजन शंट रेगुलेटर कह सकते हैं और इसका वैल्यू है LM338 और ये काफ़ी ईजिली अवेलेबल हो जाता है। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं। थर्ड में देखिए यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है और एक ऑप्टो कपलर का। ऑप्टो कपलर इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि हमें इनपुट को आउटपुट से पूरी तरह से आइसोलेट करना है। वेरिएबल एसी वोल्टेज के लिए हम लोग वेरिएक का यूज़ करेंगे और एसी वोल्टेज को मॉनिटर करने के लिए हम लोग मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे। अभी हमने 150 वोल्ट एसी दिया है और हमारा एलईडी बल्ब ऑफ है, यानी कि जो चार्जर है वो अंडर वोल्टेज मोड में है। और जैसे ही हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो आप देखिए कि जो हमारा एलईडी बल्ब है वो ऑन हो गया और माइक्रो कंट्रोलर सेक्शन में जो ये वाला एलईडी है वो भी ब्लिंक करना स्टार्ट कर गया है, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर सेक्शन ओवरऑल अभी तक तो सही काम कर रहा है। और जैसे ही हम लोग वोल्टेज को कम करते हैं तो आप देखिएगा कि जो एलईडी बल्ब है ये ऑफ हो गया है, यानी कि अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन मोड में चला गया और ये भी एलईडी ऑफ हो गया, यानी कि हमारा जो मेंस है वो किसी भी रीजन से फेल हो चुका है। यानी आपके चार्जर के अंदर में अगर मेंस वोल्टेज डिटेक्ट नहीं होता है या फिर आपका जो चार्जर है वो हमेशा मेंस रहने के बावजूद भी बाकी सभी चीज़ें सही से काम करने के बावजूद भी ऑफ रहता है, तो आप इस सेक्शन को ज़रूर चेक कीजिए। ऑप्टो कपलर को चेक कीजिए, रेफरेंस वोल्टेज को चेक कीजिए और ऑप एम्प आईसी को चेक करिए। ये सभी जो प्रॉब्लम है ये आ सकती हैं क्योंकि ये मेंस के साथ में कनेक्ट है और ये एक प्रॉपर पावर सप्लाई के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसके अंदर फॉल्ट आ सकता है। आप इसको टेस्ट कर लीजिए। पावर सप्लाई सेक्शन के अंदर भी फॉल्ट आ सकता है, आप इसको भी ज़रूर चेक कीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है, ये 5 वोल्ट का है, ये ग्राउंड का पॉइंट है और एक जो पॉइंट है वो 12 वोल्ट का है। इन सभी पे रिस्पेक्टेड वोल्टेज आने चाहिए, अगर नहीं आते हैं तो पावर सप्लाई सेक्शन के साथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये वीडियो तो बहुत जल्दी में बन गया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बाकी के जो पार्ट्स हैं या सेक्शन है इसके ऊपर हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है बाकी के और भी सेक्शन है इसके ऊपर भी कुछ जो रिसर्च है वो कर लीजिए ताकि आप भी मेरे साथ कोई नॉलेज शेयर कर सकें। और नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में हम लोग जो है वो PWM कंट्रोलर सेक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर इसके अंदर यानी कि मेन माइक्रो कंट्रोलर सेक्शन के अंदर फॉल्ट आ जाए तो कैसे ठीक करना है। और ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि जो चार्जर का आउटपुट वोल्टेज है वो मान लीजिए कि 5, 7 या 10 वोल्ट आता है, फिर भी आप जो प्रॉब्लम है उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे फॉल्ट को ठीक करना है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।